अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माहौल का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। आज हम एक बड़ी ही ज़रूरी बात करने जा रहे हैं और वो है टेक्नोलॉजी की अहमियत के बारे में कि ये कितनी ज़रूरी है और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे लिए सहूलत का काम करता है बल्कि हमारी ज़िंदगियों को किस तरह बेहतर बनाता है। इससे पहले कि मैं इस पर मज़ीद बात करूं, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के समाजी और मुआशी अलमिये पर रोशनी डालना चाहूँगी, क्योंकि हम बहसियत कौम साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में बाकी ममालिक से बहुत पीछे रह चुके हैं, क्योंकि हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और हमारे हमसाय ममालिक की तरफ अगर देखा जाए, भारत देख ले या बांग्लादेश देख ले, इसकी मदद से जनाब आज तरक्की में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं वो लोग। ज़रा जाकर आप वहाँ देखेंगे ना तो उनकी जो खेती बाड़ी है उस तक जितनी जदीद टेक्नोलॉजी उसमें भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी नुकसान से भी बचाती है उनको और फसलों की पैदावार में भी उनका इजाफा करती है। जबकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। सब बात करते ये हैं कि जनाब वजह सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज़ हैं कि हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं देती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि इस मसले को लेकर हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या नहीं है, या फिर क्या होनी चाहिए, इस बहस में जाने की बजाय ना मैं ये चाहूँगी कि हम इस पर गौर करें कि हमारी जो अपनी नफ्सियात है, क्या इसके साथ मसला नहीं है जो हम अब तक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब भी नहीं हो सके। हमने खुद टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, या अपना वक्त हमने कितना सर्व किया है इसको सीखने के हवाले से। नहीं किया ना, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि हम तो अपने इन नौजवानों को भी इससे दूर रखते हुए इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि जब अच्छे मार्क्स लो और जनाब सिर्फ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और इसी तरह किसी अच्छी जगह सेटल हो जाओ, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। तो भाई अगर ऐसी ही बात है तो हम किसी से कुछ डिमांड करने के हकदार भी नहीं होते हैं। जब हमने अपने बच्चों का ज़हन ही नहीं बनाया कि वो इस तरफ भी आएँ, अपना जुनून बनाएं, इस चीज़ को रात दिन इस हवाले से मेहनत करें, अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इस शोबे में लगाएं, कुछ नया इन्वेंट करें, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगा। अगर बहसियत कौम अगर देखा जाए ना तो हमारे अंदर ये एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के ज़रई और सन्नती शोबों में हमें जदीद टेक्नोलॉजी की किस कदर ज़रूरत है, क्योंकि हमें जदीद और महंगी टेक्नोलॉजी बैरून ममालिक से मंगवानी पड़ती है और मंगवाने के बजाय भी हम तो अपने मुल्क में ये सब तैयार कर सकते हैं। अगर हम एटम बॉम्ब तैयार कर सकते हैं ना, मेरे ख्याल से तो हम बाकी चीज़ें क्यों ही नहीं बना सकते हैं। बस मसला कहाँ पर है कि वालिदैन तो दूर, हमारे जो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे टीचर्स भी होते हैं वो भी अमूमन इस चीज़ का हमें दर्स नहीं देते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ किस चीज़ पर होता है, रट्टेबाजी पर होता है, मार्क्स पर होता है, ग्रेड्स पर होता है, अच्छे मार्क्स लेने पर है। तो हमारे घरों में साइंसदान कैसे पैदा हो सकते हैं। बहरहाल अगर अब भी हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर जाएं और रिवायती तरीक़ों को छोड़कर साइंस पर एतमाद करें तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। हाँ, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, देर से ज़रूर हम इसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी किसी ना किसी वक्त पहुंच तो जाएंगे ना। जिस तरह आज बहुत से लोग हमें ऑनलाइन अर्निंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जब कोविड में हमने देखा कि हर चीज़ बंद हो गया था तो आईटी से लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लोग गए, पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, हर कोई बाज़ारों में जाता था, मार्केटों में जाता था ख़रीदो फरोख्त करने। फिर ऑनलाइन अर्निंग का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। अब वो देख लें पूरे पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग से पैसे कमा रही है। ये भी तभी इन्वेंट हुआ ना जब हमारे ऊपर एक मुसीबत आई। फिर कहते भी है कि जनाब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपको सिखाती भी है। और अगर इसी तरह हम बाकी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। खेती बाड़ी के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं उनकी तरफ आएँ, या पढ़ने के लिए ज़्यादा मुनासिब जो टूल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का आजकल आप लोग भी बहुत सुन रहे होंगे।
इस जैसी जो बड़ी इजाद है ना, इसको वैल्यू दें और इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ना सिर्फ ये पढ़ाई में इस्तेमाल हो सकती है बल्कि हमारे दफ्तरों में भी जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें भी ये टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से और मौसर अंदाज से इस्तेमाल की जा सकती है, ताकि वक्त और एक तो हमारी मेहनत बचाकर हम बाकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उसमें उनको सर्व कर सकें। आज के मुझे लगता है कि इस मुश्किल दौर में आगे निकलने के लिए ना, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हम बाकी ममालिक को या तो मीट कर सकते हैं या बीट कर सकते हैं। तो ये हमने देखना है कि हमने किस तरफ जाना है। क्या हमने 50 से 60 साल हमने उनके पीछे ही गुजारनी है, गुलामी ही करनी है, उनसे ही इंपोर्ट करके चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है, या हमने कुछ अपना इनिशिएटिव भी लेना है? जिस तरह हम पहले ग़ुलाम थे, क्या हमने वही कॉन्सेप्ट अभी भी रखना है? क्या हमारी आने वाली नस्लें भी आपको चाहिए कि वो भी ग़ुलामी का रास्ता ही अपनाएं, अपनी वो सोच, अपनी वो गौर व फिक्र के ऊपर काम ना करें, वो कुछ नया सोचने का नई सोच लाने की कोशिश ना करें, कुछ नया ईजाद करने की कोशिश ना करें? तो ये हमारे घरों से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक दौड़ लगी हुई होती है और उसमें अपने बच्चों को डाल दिया जाता है कि सारे अगर इस साइड पर जा रहे हैं तो आप भी इस साइड पर जाइए। उनको कुछ नया सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो खुदारा अपने बच्चों को कुछ नया सोचने का मौका दे। अगर वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, उनको उसमें एक्सेल करने दे, उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो कुछ रिवायती टैबूज़ को तोड़ के कुछ तो नया वो करें ना, कुछ तो नई ईजाद लेकर आए, अपने मुल्क के लिए काम कर सके, अपने लिए काम कर सके। ऑब्वियसली अगर वो उसमें सक्सेसफुल होंगे तो आपका नाम भी रोशन होगा, आप भी प्राउड फील करेंगे, पाकिस्तान भी प्राउड फील करेगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश किया करें कि थोड़ा अपना ट्रैक से हट कर ना अपने बच्चों को कुछ और करने की भी इजाज़त दे दे। तो ये आज का मेरा पैगाम था कि किस तरह हमने टेक्नोलॉजी से अपने आप को रोशनास कराना है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के हवाले से, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां हमारे सामने आती जा रही हैं कि जिनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ख़ासा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे घरों में उस चीज़ के बारे में। मैं बात कर रही हूँ ऑटिज़म की। ऑटिज़म कह लें कि एक मेंटल स्टेट है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बच्चे को काफ़ी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। स्पीच के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से वो बाकी बच्चों से कुछ स्पेशल होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल पाया जाता है। तो आज हम ख़ासतौर पर ऑटिज़म पर बात करेंगे कि उन बच्चों के साथ हमें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, उनके क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ऑटिज़म के साइंस एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे, और देन ख़ास तौर पर हमारा जो माहौल होता है घर का, वो किस तरह का होना चाहिए। एक्सेप्टेंस लेवल क्यों नहीं है इसके लिए हमारा, क्योंकि है तो वो हमारा ही बच्चा ना, हम फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे बाकी बच्चे उसकी तरह ना हो जाए। मुख्तलिफ जो मिथ्स हैं, मुख्तलिफ ख़यालात जो है ना, वो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर ऑटिज़म का बच्चा है, उसको किस तरह एक कारामद शहरी बनाया जा सकता है, उसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, बाकी बच्चों की तरह उसको लेकर चलना चाहिए। उसको यही नहीं हमें जो है वो शो कराना कि वो कोई डिफरेंट है, स्पेशल तो है वो बच्चा, लेकिन उसको डिफरेंट फील नहीं कराना हमें। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तैयबा वहीद कारदार मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करेंगे आज ऑटिज़म के हवाले से। तैयबा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और ये आजकल बहुत जो है कॉमन डिजीज़ हम कहेंगे, डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है बल्कि ये डिसऑर्डर है। बीमारी जो होती है वो सही हो जाती है, मेडिसिन खाई क्योरेबल हो गई, लेकिन ये डिसऑर्डर है, ये लाइफ टाइम बच्चे के साथ रहता है। जब तक बच्चा सर्वाइव करेगा लाइफ टाइम रहेगा, और लेकिन विद गाइडेंस हम इसको ना बेहतर कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को। ऑटिज़म क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन ऑटिज़म की? ऑटिज़म में जो है ना, बच्चे के अंदर अटेंशन स्पैन नहीं होता, सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती, हैंड फ्लैपिंग जो है वो ज़्यादा उसके अंदर होती है, और वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होती, बिहेवियर डिसऑर्डर होता है उसका, हाइपर होते हैं, डिफरेंट उसके अंदर आ जाती हैं ना बच्चे के अंदर
प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है हम उसे कहेंगे कि देख के कह दें कि जी ऑटिस्टिक बच्चा है, अगर एक भी उसके अंदर सिम्टम्स है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसकी बाकायदा स्क्रीनिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं, इसकी असेसमेंट करवाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जो है उसकी जो है असेसमेंट होगी तो फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसके मेन क्या साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं जिससे हमें इनिशियल स्टेजेस पे, अगर बच्चा छोटा सा है, अगर पैदा भी हुआ है, तो क्या तब से ही हमें पता चल जाएगा कि ये ऑटिज्म का शिकार है? 2 इयर्स के बाद जो माइल्ड बच्चे होते हैं 2 to 3 इयर्स के बाद डायग्नोज हो जाते हैं कि जी अगर इस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं कि स्वेयर कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर ये होता है कि बच्चे जब पैदा होता है, बच्चे की मदर की बात पे रिस्पॉन्ड कर देता है, मदर को देख के फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, ये माइलस्टोन हमारे होते हैं। अगर बच्चा ये माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो इट्स ओके। या मदर फीड करवा रही है, वो मुंह खोल लेता है और फिर आवाज़ के ऊपर इधर देखना, या उस रिस्पॉन्ड कर रहा है डायरेक्शन पे आवाज़ की, तो इट्स मीन कि बच्चा सही है। अगर उस एज में 1 ईयर तक बच्चा जो है नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहा है और 2 इयर्स का जाके और ज़्यादा वो वीक हो जा रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ठीक है जी इसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर उसके माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं कि वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, लेकिन जब वो 2 इयर्स का आया तो उसके अंदर सोशल कम्युनिकेशन नहीं हुई, बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए, हैंड फ्लैपिंग उसके अंदर आ गई, स्पीच नहीं उसके अंदर डेवलप हो पाई, तो फिर जाके ये माइल्ड केसेस में होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर फिर हम उनकी जो है असेसमेंट उनकी होती है, उनके आईपीएस प्लान बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली भी हम उनको लेकिन मतलब ये आप बता रही हैं कि जब वो पैदा होता है उससे 2 साल की उम्र तक हम इसको असेस कर सकते हैं कि ये चीज़ है, तो 2 साल के बाद क्या फिर हमें उन्हें एज अ स्पेशल किड ट्रीट करना चाहिए उनके साथ, या फिर उनको जो नॉर्मल हम अपने बच्चों के साथ वैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको जैसे ट्रीट कर रहे होते हैं वैसे करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस हो। अच्छा। ये जो सबसे बड़ा जो मैं आजकल फैक्टर देख रही हूँ ना, पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कैसे बच्चे की थेरेपी की तरफ आएंगे। और उसकी जो है उसको स्पेशल एज ए स्पेशल ना ट्रीट करें। ठीक है, अगर आपके बच्चे में आपने जाके डॉक्टर को पास गए हैं, थेरेपिस्ट के पास गए हैं, उसके ये एनालिसिस हो गया है कि उसमें ऑटिज्म है, तो क्योंकि ऑटिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, तो अगर उसको डायग्नोज हो गया है कि ऑटिज्म है तो उसको फिर उसकी थेरेपिस्ट करवाएं। अच्छा। उसके साथ साथ पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि घर में बच्चा जो है वो 23 आवर्स 24 आवर्स है, 4 आवर्स हमारे पास आया और 4 आवर्स में हमने उसको थेरेपिस्ट दी, वो बच्चा काम कर लेता है हमारे पास जो है। हाँ, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ स्पेशल बच्चों का चुबुर्जी पार्क में ना, 54 एडी चुबुर्जी पार्क में, तो उसके अंदर बच्चे हमारे पास 8 to 1 आते हैं। ठीक है, बच्चा जब आता है हमारे पास जल्दी अर्ली इंटरवेंशन में आ जाता है, जैसे 2 इयर्स 3 इयर्स का बच्चा आ जाता है तो माइलस्टोन 2 to 3 इयर्स में भी वहीं से शुरू हो जाती है थेरेपी? जी बिल्कुल। देखिए, 5 इयर्स का बच्चा आया, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी है, तो अच्छा। हम उसके अंदर क्या चेंजेस लाएंगे? मतलब आइडियल टाइम जो है वो 2 वो अर्ली इंटरवेंशन है। अर्ली इंटरवेंशन 2 से पहले भी आ सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत छोटा होता है ना बच्चा। 2 से पहले अगर बच्चे के जो है माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहे, वो सिटिंग भी नहीं है, स्टैंडिंग भी नहीं है, बात पे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर पेरेंट्स को वरीड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जी चलो कोई बात नहीं, वो वाला बच्चा हमारा लेट चला था तो ये भी लेट चलेगा, हो सकता है कि ये बच्चा चल पड़े। लेकिन जो तैयबा आप सारे सिम्टम्स बता रही हैं, ये क्या एक साथ ही अपीयर होते हैं सारे सिम्टम्स, या आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके अपीयर होते हैं? मतलब बहुत से बच्चे जो है वो लेट बोलना, नेचुरली लेट बोलना शुरू होते हैं, लेट बोलते हैं, तो वो फिर माइंडसेट बना होता है मदर फादर का, पेरेंट्स का, कि चलो हमारे बाकी बच्चे लेट बोले हैं तो अगर ये भी लेट बोलेगा तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ स्पीच का अगर इशू है तो वो लेट बोल रहा है तो कोई इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। बाकी भी अगर साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स साइड बाय साइड आ रहे हैं, सिर्फ स्पीच का नहीं है, उसके साथ उसको आ रहा है कि जी सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, उसको बात कर रहे हैं, वो बात कर एक जगह बैठा हुआ खिलौने से खेले जा रहा है, ये टावर बनाया जा रहा है, हैंड फ्लैपिंग किया जा रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे को आवाज़ देना, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेरेंट्स समझते हैं कि जी शायद वो सुन नहीं सकता, वो चले जाते हैं कि जी हेयरिंग टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, वो दीज आर द सिम्टम्स। ओके, ऑटिज्म की ये सिम्टम्स हैं। ठीक है ना, वो बच्चा बैठा हुआ है अकेला ही खेले जा रहा है, रैपर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे स्कूल में आते हैं रैपर लेके आ रहे होते हैं, उनको होता है कि हमारे हाथ में कोई चीज़ होना तो बस ठीक है, इट्स ओके, उसके साथ खेलते रहेंगे और एक आवाज़ निकालते रहेंगे, इस तरह के अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप समझें कि ये ऑटिज्म का शिकार बच्चा और इसको
थेरेपी की साइड पर आपने लेकर जाना है। लेकिन अगर ऑटिज्म का शिकार है बच्चा और अगर उसकी थेरेपी भी हो गई है, 5 इयर्स की उसकी थेरेपी हो गई है, उसके बाद क्या उसे हमें नॉर्मल में वो जा सकता है, लेकिन उसके साथ ये है कि टीचर्स को हमें गाइड करना होगा। अब हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे जाते हैं, कहीं बेबी जा रहे हैं, अब एक कॉकलियर का बच्चा था, वो अब बीकन हाउस में जा रहा है, जो होटाउन वाली ब्रांच में, तो हम उसको गाइड कर रहे हैं। इवनिंग पे हमारे से वो ट्यूशन ले रहा है वो। ओके, ठीक है ना। तो बात ये है कि मतलब एक तो ये भी अलविया ना कि यहाँ पे हमारे पास स्पेशल स्कूल्स भी नहीं है, स्पेशल स्कूल्स बनाए नहीं गए हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें वहाँ पर ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें पढ़ाया जाए, जो स्पेशल एजुकेशन है वो उन्हें दी जाए। नहीं, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के अंदर स्पीच थेरेपी भी कर रहे हैं, फिजियो भी कर रहे हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उसके साथ एजुकेशन भी उनकी हो रही है। साथ साथ जैसे ही बच्चा आता है, छोटा है बेशक, अभी उसके बिहेवियर पे साथ साथ काम हो रहा है, साथ साथ हम उसको कलरिंग भी करवा लेते हैं, पेंसिल होल्डिंग और फाइन मोटर्स पे काम हो रहा होता है। अच्छा। ताकि देखें ना, बच्चा एक आया बिहेवियर इशू के साथ बच्चा आया, आप उसको कह रहे हैं स्पीच करवाएं, जब तक उसका ऑनसेट बिहेवियर नहीं बेहतर होगा, वो बैठेगा नहीं, तो हम उसको क्या पढ़ाएंगे, उसकी क्या स्पीच करवाएंगे। सबसे पहले हमने उसके बिहेवियर को, सोशलाइजेशन को बेहतर करना होता है। एग्जैक्टली, ये बच्चे ज्यादा सोशलाइज नहीं होते, वो अपने अंदर ही खुद ही एक अपनी दुनिया आप कह लें कि बना के बैठे हुए होते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल होता है घर में, एक तो माँ बाप के लिए भी, क्योंकि वो अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो माएँ खास तौर पर बड़ा परेशान रहती हैं कि इस बच्चे को किस तरह हैंडल किया जाए, अगर ज़्यादा उसको तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। तो वो सोशल इंटरेक्शन फिर आप लोग किस तरह कराते हैं, वो उसमें क्या होता है? एक तो हमारे पास जो स्लो लर्नर्स बच्चे हैं, उनके साथ हम स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद मदर्स की काउंसलिंग हम करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उनको कहते हैं कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने बाकी बच्चों के साथ इनको बिठाएं। अच्छा, जैसे वो होमवर्क कर रहे हैं, इनको भी कॉपी दे के बिठा, मतलब डिफरेंट ना समझे। हाँ, डिफरेंट ना समझे। देखिए, घर में आप अगर जब एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। जब बाकी बहन भाई इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा भाई नहीं है, या उसके साथ खेल नहीं रहे हैं, उसको आइसोलेट कर दिया है, तो वो बाहर जाके कैसे मिक्सअप होगा, वो कैसे सोशलाइज होगा। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर लेके आएंगे। ये नहीं कि नहीं है इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे, हम क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं कि जो बच्चा 3 इयर्स का आ जाता है, वो 5 to 6 3 इयर्स में वो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमारी सोसाइटी में काम हो रहा है इन तमाम तौर डिसऑर्डर्स के ऊपर, और जिस तरह तैयबा हमारे साथ थी और वो भी इन स्पेशल बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, थेरेपीज़ भी देते हैं ताकि इन बच्चों को हेल्प आउट किया जा सके, इनकी पेरेंट्स की हेल्प की जा सके, ताकि वो एक कारआमद शहरी बन सके, सोसाइटी में प्राउडली बता सकें कि हमारा बच्चा है, एक अहम रोल उनका भी होता है, वो भी प्ले कर सके। हमारे साथ तैयबा वहीद कारदार मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तैयबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। ऑटिज़म के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और मौसम सरमा के आते ही ना हमारे घरों में जनाब जो सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं ना, उनका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पर पालक, मेथी और साग को हम कैसे भूल सकते हैं। सरसों का साग जो है वो बनता है और हम लोग सारे ही बड़े मज़े शौक से खाते हैं, वो चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, क्योंकि ये एक सौगात है सर्दियों की। और सरसों के साग के साथ फिर मकई की रोटी जब हमारे घरों में बनती है तो जनाब उसका तो फिर एक अलग ही मज़ा आता है। तो आज हम एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर सरसों के साग के ऊपर बात करेंगे कि माओ को इतना क्यों पसंद है, ये माओ के साथ साथ बच्चों को भी क्यों पसंद है। एक घर में एक दफ़ा बन जाता है ना हमारे घर में, और फिर पूरे 15 दिन या पूरा 1 महीना वो आराम से फ्रिज में रख दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उसको जनाब तड़का लगाया जाता है देसी घी का और फिर बच्चों को खिलाया जाता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे साग के अंदर क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, और इसको किस तरह पकाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, क्योंकि कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तैयबा बाबर मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तैयबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया। अच्छा तैयबा, साग जिसकी कह लें कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी है और हमारे घरों में जो डिश बनती है सर्दियों में ख़ास तौर पर, क्या क्या चीज़ें
क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं साग के अंदर जो हम सबको इतना पसंद है? जैसे आपने अभी कहा कि साग जो है वो सर्दियों की सौगात है, ठीक है, और माओ को तो बहुत पसंद है। ऐसा सच माओ को भी नहीं, ओवरऑल जो सबको ही पसंद है। हमारे जो पंजाबी लोग हैं बेसिकली, लेकिन जिनको नहीं भी पसंद है ना, जबरदस्ती उन्हें खिलाया जाता है हमारी माओ की तरफ ऐसे से ही कि नहीं है। खाओ। ऐसे ही होता है, मदर्स को होता है कि साग जो है वो अगर बन रहा है तो जो सिबलिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो लाजमी खाएं, जो है ना हाँ। वो चीज़ लें, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा सा जो है देहाती लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो शहरी है। लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो अवेयरनेस के साथ साथ जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि साग के जितने बेनिफिट्स हैं, साग को जितना उसके अंदर न्यूट्रिशियस है, वो उतनी उस चीज़ को जब वो देखते हैं तो उस चीज़ का इंटेक उतना ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। अब जो है अगर देखा जाए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द जो है वर्ल्ड, लाइक चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे भी जो है डिफरेंट कुकिंग मेथड्स के साथ जो है ना साग बनाया जाता है। अब साग में जो है सबसे पहले अगर आप देखो तो इसका हमारे हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक गुड इफेक्ट है। लाइक अगर आप इसके विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करो तो ये एक तरह से कंप्लीट सोर्स ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन का कंप्लीट सोर्स है। इसमें कहा जाता है कि आयरन बहुत ज्यादा मौजूद होता है। एग्जैक्टली, आयरन जो है आयरन की मकदार ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो बेसिकली जो एनीमिक पेशेंट है, ठीक है, जो वेगन स्पेसिफिकली जो वेगन पीपल होते हैं जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, एग्जैक्टली, वो अगर जो है ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ अगर रुझान उनका होता है तो उनको जो है अगर वो ये साग का इंटेक रेगुलर कर रहे हैं तो उनकी आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो क्लियर आउट हो जाती है। बेसिकली जो हम इसको जो है ना वो रिलेट करते हैं मिल्क के साथ भी। जैसे मिल्क जो है वो कहते हैं कंप्लीट सोर्स ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन का कंप्लीट सोर्स है। तो अगर कुछ लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर वो ये साग का इंटेक करते हैं तो वो भी जो है इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर वो दूध नहीं पी सकते हैं या लैक्टोज जिसमें मौजूद होता है वो नहीं खा सकते, तो वो साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं। रेगुलर जो है आपकी जो सर्विंग साइज होता है वो 1 कप होता है। ओके। लेकिन इसका एक मेथड होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जो है इसके नुकसान भी फेस करने पड़ते हैं। सपोज जो किडनी पेशेंट होते हैं या गाउट के पेशेंट होते हैं, बेसिकली इसमें जो है जो कैल्शियम ऑक्सालेट्स वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जिनकी किडनी ऑलरेडी वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, स्टोन्स हैं, तो वो अगर वो इसका इंटेक रेगुलर बेसिस में एक्सीड अमाउंट में कर देते हैं जो इसकी जो एक रिकमेंडेड अमाउंट है, तो उसकी फिर टॉक्सिसिटी होती है, वो फिर स्टोन्स बनते हैं, वो फिर उसको जो है किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती मिनरल्स की। तो मतलब जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा एतदाल में रहकर इसका इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि उसको जो है हम बिल्कुल ही ऑमिट कर दें, ऐसा नहीं है। हम मैंने यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स को दिए हुए हैं, बट उसका ये होता है कि आपने जो है अगर साग कुक कर मतलब जिस तरह हमारे घरों में पकता है ना, तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता भी उसका करना है, दोपहर को खाना भी उसका खाना है, रात को डिनर भी उसका करना है, तो ये नहीं करना। ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। स्नैक में भी हम वही खा रहे होते हैं, साग ले हैं साथ में कहीं की रोटी बन जाए, तो ये नहीं करना हम लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिर मदर्स क्या होती हैं पूरे हफ्ते के लिए बना लेती हैं, ठीक है, तो फिर जिनको पसंद ज्यादा होता है वो फिर कहते हैं इजी टू मेड है। एग्जैक्टली, वो थोड़ा थोड़ा सा निकाल के फिर उसको तड़का लगता है और फिर वो खाया जाता है। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस भी ऐड होती है, ठीक है। अगर जैसे अगर कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या किडनी का भी पेशेंट किसी भी लिहाज से है, तो उसको जो है स्पाइसेस उस लिहाज से कम रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको कुक करेंगे उसकी न्यूट्रिशन उतना ज़्यादा जो है वो निकलता जाएगा, ठीक है। और अगर आप सपोज जैसे मैंने अभी किडनी की बात की है, अगर किडनी पेशेंट उनको बहुत पसंद है तो वो क्या करें कि पहले साग को कुक जो है बॉईल करें, ठीक है, उसका पहले पानी निकाल लें, ठीक है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा बॉयल नहीं, क्योंकि फिर ऑब्वियसली बात है जितना वो चीज़ कुक होगी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। थोड़ी जो है आप उसको बॉईल करके पानी निकाल दें, देन आप उसको दोबारा बॉईल करें, आप उसका जो है सूप बना के पी सकते हैं। आप उसको वैसे जो है जूसेस फॉर्म में भी ले सकते हैं। साग को पालक का जूस तो मैंने सुना है, साग का जूस भी पी सकते हैं। एग्जैक्टली, साग का भी जो है हम उसको जो है डिटॉक्सिफिकेशन का भी बेसिकली ये हमारे लिवर पे बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जो हम लोग इसके अंदर घी का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, फिर देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसके साथ इसका मिक्स एंड मैच ठीक है, खाना चाहिए? एक तो ऑलरेडी ये बहुत हैवी है, दूसरा अगर हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है हमारे लिए।
हाँ अच्छा है, क्योंकि देसी घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट है वो भी खा सकते हैं। अच्छा, देसी वो घी भी का खा एज सच इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरली हम होममेड बना रहे होते हैं, वो नेचुरल हमारे मिल्क से जो है वो हम लेकिन जो होममेड नहीं बना रहे हैं, जो बाहर से लेकर आ रहे हैं, उनका क्या कहेंगे आप? उतना उसका भी इतना इशू नहीं होता। आप अगर कहें कि बाहर का अगर कमर्शियली जो प्रिपेयर होता है, बट वो भी जो है इतना हेल्थ के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। ऑल्दो अनलेस अगर पेशेंट जो है अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो वो फिर ठीक है। अगर अच्छा। तो उसकी तबीयत रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल नहीं है ज़्यादा ही, तो फिर उसको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। वो भी आप 1 टीस्पून इतना ले सकते हैं आप, फिर भी इसका नुकसान ही है आपकी, मतलब ये एक तरह से पॉजिटिव रोल ही कर रहा है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्खन का भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका नुकसान नहीं आप पड़ रहे, क्योंकि उसकी एक रिकमेंडेशन होती है ना हमारी बॉडी में कितना जो है फैट जाना चाहिए, कितना जो है हमारी बॉडी में वेजिटेबल्स का इंटेक कितना होना चाहिए। तो अगर साग के साथ ये करते हैं, वो एक टेस्ट बिल्डअप हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग जैसे नहीं पसंद है, उनको थोड़ा सा जो है वैरायटी अगर उनको दी जाए ना, तो फिर वो इजीली खा सकते हैं। एटलीस्ट आप उस चीज़ की तरफ तो आए, पॉजिटिविटी की तरफ आए, ताकि आपको जो है उस चीज़ का फ़ायदा हो, हेल्दीनेस की तरफ आए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, इस चीज़ दूसरा को मुझे नहीं बताइए, रखना तो हम चाहिए। फ़ायदे इसके बता रहे हैं, लेकिन इसकी क्या टाइमिंग भी होनी चाहिए साग खाने की? मतलब ज़्यादा आइडियल टाइम कौन सा है? दोपहर में खाना चाहिए, सुबह में खाना चाहिए? जैसे हम लोग डिनर में भी खा रहे होते हैं साग, चले मकई की रोटी तो नहीं डिनर में खाई जाती, सादी रोटी बना ली जाती है। बहुत से लोग हैं जिनके घर चावल भी बनते हैं साग के साथ, तो क्या करना चाहिए? आइडियल टाइम क्या है इसका खाने का? इसका आइडियल टाइम जो है वो दोपहर का टाइम होता है, ठीक है। अच्छा। जब आप इसको ले रहे हैं 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। ऑल्दो तो ये जो है इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है हमारी बॉडी में, डाइजेशन प्रोसेस इसका बहुत मतलब हम अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते अच्छा, ठीक है। हैं, और इससे जो है आपका वेट गेन भी होता है, बट क्योंकि एपेटाइट ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ओके। इसको हम वेट गेन पे भी आप ले सकते हैं, उस पर भी हमें फ़ायदा दे रहा है। दूसरा, आप इसको वेट लूज में भी आप इसको जो है एग्जैक्टली जैसे डिटॉक्स के तौर पर अगर हमने इसको यूज़ किया है, तो ये अगर आप जूस ले रहे हो तो वो कुछ लोग होते हैं कि डिफरेंट डाइट पैटर्न्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसका जूस के फॉर्म में ले रहे हो तो आपको ये जो है वेट लूज में भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें भी हेल्प आउट करे। अगर कुछ लोग जिनको हाजमे का मसला होता है, ठीक है, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें 2 से 3 दिन, उनका भी जो है डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट हो चलना शुरू हो जाएगा। अगर उनको एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न, जो सीना जलना जिसको हम कॉमन जुबान में कहते हैं, उनका ये भी मसला जो है वो रिजॉल्व आउट, मतलब एसिडिटी जिन्हें होती है उनका भी बड़ा अच्छा। एग्जैक्टली। एसिडिटी बेसिकली ये होता है ना कि नॉर्मल जुबान में आप ये कह लो खट्टे डिकार आना, या फिर ऐसे रिफ्लक्स होना, जी, तो वो अजीब ही सीना जलता रहता है, कोई भी चीज़ खा ले तो उनके लिए भी बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होता है। अच्छा, दूसरी जो मकई की रोटी का इस्तेमाल हम करते हैं इसके साथ, वो करनी चाहिए, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल, वो भी बहुत बेहतर है। मकई की रोटी जो है एक हमारा जो नॉर्मल गंदम का आटा है उससे हटकर होती है, लेकिन इसका जो है आपको ज़्यादा ही फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता आपको। ये एक तरह से आपका जो लोग जो है BSR जिनका डायबिटीज़ का मसला होता है, ठीक है, हम उनको भी रिकमेंड कर देते हैं मकई की रोटी या फिर जो का आटा, उसको मिक्स करके आप खा लें, तो वो जो है थोड़ी हैवी हो जाती है। मेरा तो अभी दिल करने लग गया, मैं क्या करूं। अभी काफ़ी देर है हमारे घर में कि ये साग तैयार किया जाए और उसके बाद फिर मकई की रोटी के साथ इसका सुबह नाश्ता किया जाएगा। क्या बात है जनाब, इसकी अपनी ही मतलब कह ले कि मज़ा है। ये तमाम तो जितनी भी सौगातें होती है ना हमारी वेदर की, इनको खाने का एक अपनी ही लज्जत, एक अपना ही मज़ा आता है। तो हमने आज कोशिश की है कि जितनी भी डिशेज़ रवायती खाने हमारे घरों में बनते हैं उनका थोड़ा सा कंपैरिजन हमने किया है कि वो कितने अच्छे हैं हमारे लिए, उनको किस तरह हमें खाना चाहिए। तैयबा बाबर हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तैयबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। जनाब, मौसम सरमा की जो सौगात है, साग के बारे में आज हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज औरतों के खिलाफ तशद्दुद पर आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम बात करेंगे औरतों के मुताल्लिक ही और उन पर किए जाने वाले तशद्दुद के बारे में कि कैसे एक औरत ने हज़ारों साल मुआशरे की खिदमत में अपने गुजारे हैं, मर्दों का चूल्हा जलाया है, बच्चों की परवरिश की है, घरों में सफाई सुथराई का काम किया है, मगर मर्दों ने उसे वो रुतबा नहीं दिया जो ये डिज़र्व करती थी। चूँकि हमेशा से मर्द हजरात ही इस दुनिया पर हुक्मरानी करते आए हैं, तो बात भी उन्हीं
से मुखातिब करके की जानी चाहिए कि वो हमें ये बताएं कि अगर बात सिर्फ औरत के हकूक़ ना मिलने की हो तो फिर भी ठीक है, समझ में आती है कि इंसानी मामलात हैं, इनमें कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, इट्स ओके। मगर बात यहाँ औरत को इंसान समझने की है कि कई माशरों में औरत को एक ग़ुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे इंसानियत का दर्जा तक नहीं दिया जाता। वो अपने हकूक़ के लिए बात करना तो दूर, अपने हाकिमों से जुल्म तक के ख़िलाफ़ अपील करने से कासिर होती है। ज़्यादा दूर मत जाएं, पाकिस्तान में ही देख लें तो पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में आज भी वडेरा सिस्टम मौजूद है। वहाँ पर औरतों के ऊपर जनाब जुल्म ढाए जाते हैं और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। जायदाद का हक नहीं दिया जाता, इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, पसंद की शादी पर मार धाड़ की जाती है, घर में बिठा लिया जाता है। पढ़ाई लिखाई जो एक एसेंशियल मेरे ख्याल से जो चीज़ बनती जा रही है उससे आज भी कदगन लगाई जाती है, तालीम नहीं दिलवाई जाती है लड़कियों को। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जनाब औरतों के हकूक़ क्या हैं और आज क्योंकि औरतों के ऊपर तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जाए तो इसको किस तरह ऑब्सोलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर किस तरह इक़दामात उठाने चाहिए, हमारे कवानीन, हमारा आइन इस पर क्या कहता है। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद तलहा मुश्ताक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मुनीबा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तलहा, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, बहुत अवेयर भी हम हो गए में हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कह लें कि फील्ड है या एक ऐसी अभी भी हिस्सा है जिसके अंदर से अभी हम निकल नहीं पाए हैं। वो है औरतों के ऊपर तशद्दुद। वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, वो जायदाद के तनाज़े के हवाले से भी हो जाता है। जो बेसिक इसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, हकूक़ जो होते हैं, वो हम नहीं अभी भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी पूरी सोसाइटी है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ है, अभी भी कुछ ऐसे तबके मौजूद हैं। आपके पास इस हवाले से क्या स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि क्या कहते हैं वो डेटा, हमारा क्या कहता है? अच्छा, बेसिकली मुनीबा, ये एक तो पाकिस्तान का मसला तो है ही है, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो ये मसला और इंटरनेशनल लेवल भी आज उसी जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से ये मसला शुरू हुआ था। अगर हम UNFP के स्टैट्स देखें, उसके लेकिन काफ़ी हद तक तलहा, आपको नहीं लगता कि दुनिया इसके ऊपर ओवरकम कर चुकी है? वो औरतों के हकूक़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है कि उनके बारे में बात की जाए, आवाज़ उठाई जाए, ना कि हमारे यहाँ पे अभी भी उनको ना दबाया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें अगर हम UNFP के स्टेटिस्टिक्स देखें तो एवरी 1 in 3 women वो किसी ना किसी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार है पूरी दुनिया में। और अगर हम पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स देखें तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अराउंड 40% वुमेन इन पाकिस्तान, 40% वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हुई है 2023 के अंदर। और फिर जो अलमिया 54% जो खवातीन है वो हमारी पाकिस्तानी आबादी का हिस्सा है, जिसमें से 40% जो आबादी है औरतों की, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है उनके। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है। आप फिर ये देख लें कि अलमिया क्या है फिर हमारा, कि हम किस सोसाइटी में परवान चढ़ रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी है। अच्छा। अगर हम कन्विक्शन रेट देखें, जिन औरतों ने केसेस दायर किए अपने वायलेंस के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, तो 2% कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान में। मतलब अगर 100 केसेस दायर हुए तो सिर्फ 2 केसेस में मुल्ज़िम को सजा मिली, मतलब कि इंसाफ मिला ना उस औरत को। जी बिल्कुल। सिर्फ 2 औरतों को, 100 में से सिर्फ 2 औरतों को इंसाफ मिला है, बाकी 98 औरतों का कुछ पता नहीं। जी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? उसमें प्रॉब्लम, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि सालों साल केसेस चलते हैं और जब वो इतना उसको ड्रैग कर दिया जाता है किसी केस को, तो एक औरत के लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बार-बार आना, चेहरे के जो चक्कर लगाए। एग्जैक्टली। तो वो जो पहले एक ज़हनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, हम उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। तो इसके लिए हमारी सजेशन ये है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको वकीलों के साथ, जजेस के साथ बैठ के ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आनी चाहिए जिसमें स्पीडी ट्रायल्स हों, इन खवातीन के स्पेशल कोर्ट्स को मुख्तस किया जाए और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते टाइम मुकर्रर किया जाए कि इनके केसेस को सुना जाए। लेकिन कब ये तनहा, ये कब आए, ये प्रेसिडेंट हम कब सेट करेंगे? मतलब 75 साल हो गए हमें बने हुए, आज़ाद हुए हुए, तो अभी भी हम लोग तो वही एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि पहले भी हम गुलाम थे, अभी भी हम गुलाम हैं। हमारा कोई चेंजिंग तो नहीं आई है, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आई है। पिछले चले हम 75 साल ना देखें, पिछले 10-20 सालों में कुछ चेंजिंग्स देखी हैं आपने? नहीं, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माशरे के लेवल पे देखें तो आज भी मर्द की सोच वहीं पर है। औरत को जिस निगाह से देखा जाता है
और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन अगेन जो हमारा हमेशा की तरह प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं होती। लेकिन क्या हमारा जस्टिस सिस्टम भी ठीक हुआ है पिछले 10 से 15 सालों में? अगर आप मेरे से ऑनेस्टली इस बात को पूछें तो बिल्कुल नहीं जी। हम शायद प्रोग्रेसिव होने की बजाय हमारा सिस्टम एक रिग्रेसिव सिस्टम है। हम ओवर द टाइम देख रहे हैं कि चीज़ें हमारी नीचे की तरफ जा रही हैं, और औरतों को तो उनके हकूक नहीं मिल रहे, हमारी बच्चियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। तो ये डेफिनेटली एक अलमिया है, बट वी नीड अ सोल्यूशन फॉर दिस एंड समबडी हैज़ टू स्टैंड अप और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना बनता है। और ये जो आलमी दिन है, इनकी इंपॉर्टेंस भी इसीलिए है कि कम से कम उस एक दिन में सब लोग उस एक प्रॉब्लम के लिए आवाज उठाएं और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। अच्छा, ये तो मैं सवाल आपसे बाद में करूंगी ना कि हमारे कवानीन मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, उसमें डिले क्यों आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं हमारे पास जो ख़वातीन को उनके हुकूक प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं जिनके ज़रिए ख़वातीन अपना क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे हुकूक हैं, हमारा आइन क्या देता है, हमें क्या हक दे रहा है। बिल्कुल, देखें, अगर तो औरत का कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो उसके लिए तो वो हाई कोर्ट में, अगर कोई स्टेट उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच करती है तो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जा सकती हैं। उसके अलावा हमारे बहुत से कवानीन, हमने इन रिसेंट टाइम्स एसिड अटैक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते थे तो उसके ऊपर कवानीन आए और हमने देखा ओवर द टाइम हमारा एसिड अटैक्स की रेशो कम भी हो गई। हाँ जी, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड को ले लें, हम अपने आईने पाकिस्तान को ले लें, तो अगर विरासत में औरत का हक, बड़ा शरई हक कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अदालतों में ये चीज़ें ये मुख्तस करना है। अगर एक बाप फौत हो जाए तो बेटी को ये मिलेगा, बीवी को ये मिलेगा, बेटी और बहन को ये मिलेगा। ठीक है, तो कानून कवानीन मौजूद हैं सब के सब। अगेन मेरा जो प्रॉब्लम, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो रूट कॉज है आज जो मुआशरा इस तबाही की तरफ जा रहा है, जहाँ पे हम औरतों को ना सिर्फ उनके हकूक देते हैं बल्कि उन पे फिर तशद्दुद भी करते हैं जब वो कोशिश करती हैं अपने हकूक लेने के लिए। ऐसे तो अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अदालतें अगर हमारा साथ दें और कुछ स्पेसिफिक दिन हो, कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया जाए औरतों के लिए फॉर देयर केसेस, तो आई थिंक वी विल सी अ वेरी बिग चेंज। तो हमारे आइन में क्या कहते हैं कि ये इस तरह के अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं, जब वो अदालत में जाते हैं, तो उनके ऊपर कितनी जल्दी, कितना स्पीडी इसके ऊपर काम होना चाहिए? देखिए, ये तो वो प्रॉब्लम है जो कि हर केस फेस कर रहा है, ना सिर्फ स्पेसिफिकली औरतों के मामले में। अगर हम अपने वैसे भी लीगल सिस्टम को देखें तो हमारे लीगल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला आज तक बैकलॉग है, केसेस का बैकलॉग। हजारों लाखों केसेस आज भी, अगर आप हाई कोर्ट ऑफ लाहौर में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में, तो 2019 की जो मर्डर रेफरेंस के खिलाफ अपील्स हैं वो चल ही वो रही हैं। हाँ। अभी 20, 21, 22, 23 की बारी नहीं। तो इसकी वजह क्या है? अदालतें कम पड़ गई हैं, जजेस नहीं हैं, ये क्या वजह है इसकी? ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये आप वुकला जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हैं। बिल्कुल जी, दिस हो सकता है। आई डू बिलीव दैट कि ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जहां पे कुछ हमारे भाई थोड़ा उसको डिले करते हैं चीज़ों को। एंड नाउ अब उसमें प्रॉब्लम हम देखें, फेस ऑफ इट ये लगता है कि वकील डिले कर रहा है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे है कि क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं, हैंड इन हैंड एज अ नेशन, डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सिर्फ एक तबके को हम इसमें नहीं, मैं एक तबके में डिफरेंट फैक्टर्स की बात कर रही हूँ कि हमारा जुडिशियल सिस्टम में क्या है, इस तरह है कि हमारे पास कोर्ट्स अब नहीं है इतनी ज़्यादा जिनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जजेस की तैनाती नहीं होती है, उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, वुकला की तरफ से क्या डिले आ जाता है या क्लाइंट्स की तरफ से आ जाता है, डिफरेंट चीजें हैं। एग्जैक्टली, ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारा ये प्रॉब्लम बना रही हैं। अब इसमें एक मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट 19 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं जो जजेस हमारे, आई थिंक मे बी मोर देन दैट, जो अभी तैनात होने हैं। और वो फिर यही होगा ना, फिर तो इंसाफ की जो है ना वो फराहमी कैसे होगी? तो हमारे बिल्कुल शॉर्टेज है जजेस की भी ओवरऑल। और जब हमारे ये जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिविल जजेस आते हैं और सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज के भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि पंजाब भर में से 5 या 6 लोग पर ईयर सिलेक्ट हो रहे होते हैं, मैक्सिमम 7-8। शायद उस तरह का स्टफ नहीं है, जो आगे आने वाले वकील हैं वो उस तरह से तैयारी नहीं करते उन एग्जाम्स की। तो डेफिनेटली शॉर्टेज तो
है एज फार एज द बेंच इज कंसिडर्ड, जहाँ हमारी जुडिशरी है, लेकिन वो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अच्छा, हमें उसके साथ साथ बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। हमने उसके साथ साथ अब हमारी पुलिस का रोल क्या है, इन्वेस्टिगेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, चालान क्यों नहीं सबमिट कर रही हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। हम देखते हैं कि उन्हें 14 दिन के अंदर सबमिट करनी होती हैं चीज़ें, और वो टाइम लेते हैं 1.5, 2, 3 महीने का, और फिर डिलींग टैक्टिक्स उनकी तरफ से भी मतलब अभी तक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टिगेशन सही होगी, साफ शफाफ होगी और बर वक्त होगी, वो नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अभी भी लूप होल है जी, बहुत 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 ज्यादा हर अतराफ से। तो ये हमारी कौम की अक्कासी करता है ये चीज कि जिसके पास भी कुछ पावर है वो उसको मैनिपुलेट किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी मैनिपुलेट भी करता है और किसी ना किसी तरह मिसयूज भी, अनफॉर्चुनेटली उस पावर का अपनी मिसयूज भी जरूर करता है, जिसकी वजह से सिर्फ उसको फायदा होता है, किसी और चीज को या हमारी सोसाइटी को उसका फायदा नहीं पहुंचता। तो इसलिए अगर आपको कोई ओहदा मिलता है, आपको कोई पावर मिलती है, तो उसका अच्छे से यूज करें ताकि आप सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले कर सके। मोहम्मद तलहा मुश्ताक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। तलहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त कि आप यहाँ पर आए, और हम बात कर रहे थे कि औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। जो औरतें अपनी आवाज़ उठाती हैं, बाहर निकलती हैं, केसेस रिपोर्ट कराती हैं, वो तो बहुत अच्छी, लेकिन बहुत सी औरतें घर में बैठकर अभी भी वो तशद्दुद, वो जुल्म सह रही हैं। उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बाहर निकलें, एटलीस्ट अपने लिए तो आवाज़ उठाए अपने और क्योंकि आज ये पूरा हफ्ता मनाया जाएगा, सिर्फ आज का दिन नहीं, पूरा हफ्ता मनाया जाएगा औरतों के हुकूक के हवाले से, उनके तशद्दुद के ख़िलाफ़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने लिए आवाज़ उठाया करें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करनी है हमने औरतों के पहनावे के हवाले से, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां हैं, सर्दियों के साथ साथ ये शादी सीज़न भी है। तो हमने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आज हमने उस पर बात करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वार्डरोब किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कलर्स किस तरह के होने चाहिए, उसमें कट्स आपने किस तरह के लेकर आने हैं, और आपने ख़ुद को खूबसूरत किस तरह बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ आपने कम बजट में अच्छा सूट भी पहनना है, ये भी बड़ा आजकल, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसमें हमारा यही कोशिश होती है कि हम स्टाइलिश लगे, लेकिन बजट हमारा ना बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसमें हमने स्टाइलिश लगना है। तो उस पर बात करेंगे वार्डरोब के हवाले से, क्योंकि आज हमारे पास मेरे पास दो गेस्ट हैं, एक डिज़ाइनर है और एक है वार्डरोब कंसल्टेंट। तो आज दोनों से हम बात करेंगे, क्योंकि वार्डरोब कंसल्टेंट का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो कुछ अलग बात कर रहे होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं वो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग चीज़ें होती हैं, वो ट्रेंडी लेकर आती हैं चीज़ें। और वार्डरोब कंसल्टेंट होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब जो आपके ऊपर सूट करता है ना, जो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करता है वो पहनना चाहिए। तो आज ना दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, थोड़ा बहुत शायद क्लैश भी आ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ना ही आए थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे मेरे ख्याल से हम 3 औरतें हैं, 3 कहानियाँ होने वाली हैं आज। तो इस पर बात करने हमारे साथ साइमा उबैदुल्ला मौजूद हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनर है। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और समन असद हमारे साथ मौजूद है, जो कि वार्डरोब कंसल्टेंट है। समन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आज तो जनाब बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे लिए तो बड़ा मजे का होने वाला है आज का जो ये टॉपिक है, क्योंकि औरतों की सबसे ज़्यादा हॉबी यही होती है कि जनाब शॉपिंग कर लो, कपड़े ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे इंटरेस्टिंग जो ना हमारा यही टॉपिक होता है। तो सबसे पहले मैं समन आपकी तरफ आऊँगी। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में किस तरह की हमारी वार्डरोब होनी चाहिए? देखो, मैं तो हमेशा जब भी बात करती हूँ, पहले तो बड़ा जुल्म किया, डिज़ाइनर को साथ बिठाया, आज कुट पड़ जानी है लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से आपको पता चलता रहा है कि मैं चाहती हूँ कि जो ख़ास तौर पे मैं उस वक्त बात करती हूँ जब मेरे सामने एक प्रोफेशनल खातून आती है। आप भी माशाल्लाह प्रोफेशनल हो, मैं भी हूँ, ये भी प्रोफेशनल है। मेरा हमेशा जो एज इमेज कंसल्टेंट काम रहा है, मैं ख़वातीन को ये समझाती हूँ कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। और अभी आपने जो इंट्रो में बात की है ना ट्रेंड वाली, तो मैं ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये कि ट्रेंड, अगर आपने कोई ट्रेंड आता है, आखिर तो रिवाइवल्स भी होते हैं, आपको पता है आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, अगर तो आपने वो पहना है और आप पे अच्छा लग रहा है तो यू कैन इजीली फॉलो दैट ट्रेंड। बट मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल है तो फिर आपको थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना। समटाइम्स आप ऐसा
ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए होता ही नहीं है। आपका बॉडी टाइप, आपका स्किन अंडरटोन, आपकी वो चीजें, आपकी पर्सनालिटी उस पर सूट ही नहीं करती, बट हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं मॉडल की पिक्चर से और हम लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू वही कर ना, देते क्योंकि हैं। वो ट्रेंड चल रहा होता है ना, हर कोई उसी को फॉलो कर रहा होता है, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी वही कपड़े पहने। हालांकि आप एक चीज को ना मद्देनजर रखें, डिजाइनर साहिबा साथ बैठी हुई पूछूंगी है मैं भी कि ये लोग जब अपने ड्रेस को किसी के ऊपर शूट करवाते हैं तो ये मॉडल सेलेक्ट करते हैं ना। ऐसे ही तो मैं कहती हूँ आप ये बात क्यों नहीं सोचते हो? सो कि आपके ऊपर वो चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी बड़ी जरूरी चीज है। जिस तरह वो लोग अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हैं ना कि उसका कॉम्प्लेक्शन किस तरह का होना चाहिए, पतली दुबली सी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए, हाइटेड होनी चाहिए कि हमारा सूट जो है वो अच्छा लगे। बिल्कुल। सो ये पर्सपेक्टिव है मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप ट्रेंड को फॉलो करें और विंटर्स आ गए तो उसके लिए अब आप देखें आजकल कितनी खूबसूरत शॉल्स आ गई, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आप प्रिंटेड शॉलों से थोड़ा इज्तनाब करें, प्लेन्स पे चले जाएं, ओवरऑल अपने आप को प्लेन करें और बाकी मैं कहती हूँ एक्सेसराइज कर लें तो आपकी एक लुक प्रोफेशनल क्रिएट हो जाती है। अच्छा, मुझे साइमा क्या कहेंगी कि आप जैसे डिजाइनर्स होते हैं वो तो यही कहते हैं कि जनाब जो ट्रेंड चल रहा है ना आप उसी को फॉलो करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है आपके ऊपर। जैसे समन कह रही है कि आप ट्रेंड फॉलो करें लेकिन इतना भी उसके अंदर इंडल्ज ना हो जाए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, वो तो बात ठीक कर रही है इन्होंने, जो भी अभी एक ओवरऑल व्यू दिया है वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बट जो पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप एक ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं और वो सालों साल आप उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, बट वो जो है वो आपको पता है सबके लिए फिर हार्मफुल हो जाता है। आप एक ही कलर, अगर जैसे कुछ लोग एक ही कलर फॉलो करते रहते हैं, नहीं मैं तो ब्लैक में अच्छी लगूंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ तो मैं ब्लैक पहनूंगी तो मैं ये मेरे ऊपर भी वक्त हाँ, आया था, ये कॉन्फिडेंस आता आपका है, शटर हो जाता है शटर हो जैसे जाता है। जैसे आप और वेट फिर गेन करते जाते हैं। एक टाइम आया ब्लैक आउट हो गया, ब्राउन्स आउट हो गए, आपके डार्क टोन्स भी, लाइक समर में लोग इतना अफ्रेड फील करते हैं कि समर्स में हमने जी लाइट कलर नहीं पहनना या हम वाइट नहीं पहन सकते। वो जो चीजें हैं ना वो ऑब्वियसली कलर पैलेट्स को तो हम नहीं, लेकिन कुछ रियलिटी तो इसमें भी है ना कि वो लाइट कलर आपके हर बॉडी पार्ट को ना एक्सेंचुएट कर देता है। एग्जैक्टली, वो विजिबल दिखाते हैं आपको। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए ट्रेंड फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जो डिजाइनर्स बताते हैं? करने चाहिए, थोड़े बहुत करने चाहिए। नहीं चला सोच समझ के बात नहीं, मैं क्योंकि हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट मौजूद है, करने मैं चाहिए। यही कहूंगी ट्रेंड फॉलोज करने चाहिए क्योंकि आप देखो अगर आप ट्रेंड सेटर्स नहीं हो तो एटलीस्ट आप फॉलोअर्स तो बन जाए ना, थोड़ा थोड़ा बट तो आपकी पर्सनालिटी तो जाए होनी ना। चाहिए ना फॉलो करने के लिए। पर्सनालिटी उसको बनाना पड़ता है, उसको देखकर build करना पड़ता है। मतलब ये आप जो कह रहे लोग हो अगर कहते कोई हैं ना, कैरी नहीं कर मैं सक रहा तो वो देखकर तो वो उसका मतलब है कि वो ट्रेंड को खराब कर ये रहा है। बात इनकी ठीक है। देखिए आप एक पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग होती है, बड़ी कहते हैं लश-पश किस्म की पर्सनालिटी होती है, वो अब बिल्कुल बोरिंग कपड़े पहने पर उसके पर्सनालिटी में ना जा रहे हो, पर्सनालिटी वो कलर नहीं भी है, वो वैसे क्या पहनते ट्रेंड हैं, फॉलो ना वो करें। फॉलो करते हैं। मैं ये कह रही हूँ अगर वो फॉलो कर रहे हैं और वो बड़े लाउड लग रहे हैं और लोग दूसरा कहता है यार मैं तो ऐसा कर नहीं सकती या मैं ऐसा नहीं हो सकती, इस पे भी ना मैं बताऊं गलीबा वो डिपेंड मसले करता चलते है। रहते अब मेरे हैं पास लोगों में। अक्सर क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो आ तो जाते हैं कि आप हमें चेंज करें, ठीक है हमारी पर्सनालिटी को हमने एनहांस करना है, लेकिन जब आप उनको वो सजेशन admit दे नहीं रहे कर होते हैं सकते वो ना change। तब वो कहते हैं नहीं ये तो हाँ, आपने ये सही नहीं नहीं, बताया। ये फिर नहीं लेकिन सही अगर आप बताया। मेरे पास आए हो, क्यों हैं, हाँ। आप मेरे पास आए हो तो फिर आप उसको फॉलो हमारे करो। चेंज लेकर आए ना। क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं एज ए डिजाइनर नहीं सोच रही, मैं तो एज ए कंसल्टेंट सोच रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी वो कितनी नहीं आप हमें ट्रेंड में लेके चलें। अच्छा, ट्रेंड में अगर जाओगे तो वो फिर हो सकता है आपकी पर्सनालिटी को सूट ना करे, और इमेज कंसल्टेंट को कुछ तो आइडिया होता है ना। ऑब्वियसली हाँ, वो आपको देखता है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है। डिजाइनर का कुछ कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि डिजाइनर ने क्योंकि अपने कपड़े बेचने होते हैं तो वो कहता है कि कुछ भी पहन ले। ये गलत कॉन्सेप्ट अच्छा, है। गलत यही तो concept गलत है। कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट आपका खराब हो एक सेल गर्ल के ऊपर आके, जिसको आप लोग टीच नहीं करते, आप उसको कहते हैं ये तुम्हारा टारगेट है, तुमने हाँ। अचीव करना है, और वो क्योंकि बच्ची खड़ी डिजाइनर्स का होती ये आता है है। वो ये नहीं देखता कि वो जो क्लाइंट आया उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका वेट कितना है, तो उसके मुताबिक उसको वो एक ड्रेस दिखाए जो अब वो एक सारा ऐसे cover के up लिए कर उसको दे। मॉडल बना देता है कह के कि ये देखें वो ये नहीं exactly। बताता आप पे ही सूट करेगा या नहीं। नहीं, ये वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन। आप एक उसमें फ्रेम में सबको नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये आप लोगों को ना अपने कुछ लोग सेल ऐसे- डिपार्टमेंट को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए ना। नहीं यार, जो ये सेल्स वाली गर्ल्स वहाँ चीजें पर हाँ, होती हैं मेरा नहीं ख्याल। उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस हवाले से कि अगर मैं जा रही हूँ या समन जा रही है, हम दोनों की बॉडी टाइप अलग है, Totally हमें different अलग है। कलर्स चाहिए, यार, हमें अब तो अलग इतनी- एक स्टाइल चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। अब तो इतनी वेरिएशन है फैशन में, तो हर तरह की लेंथ पड़ी होती है, हर तरह का स्टाइल पड़ा होता है, डिजाइनर्स के पास हर तरह की चीज पड़ी होती है।
आपने खुद चूज करना है कि यार मैंने गाउन वेयर करना है या लेकिन मैं मैंने कहती हूँ गरारा। कि designer अब जैसे का क्या मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का, गरारा नहीं, मैं तो नहीं पहन सकती गरारा, उसके साथ शॉर्ट शर्ट होती है, मुझे सूट नहीं करेगा। लाइक कुछ लोग होते हैं ऐसे, या कुछ लोग ऐसे मैं तो फ्रॉक पहनूंगी, मैं बेली नहीं, मतलब मैं मोटी लगूंगी, मुझे मेरी फिजिक नहीं है, या मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ तो मुझे सूट नहीं करेगी। लोगों को इन चीजों को सीखना पड़ेगा, तब थोड़ा सा आगे वो ये आगे ना कि आप किस तरह इम्प्रूवमेंट उसको होती रहेगी। पहनते हैं, किस तरह आप उसको लेकर चलते हैं, ये बड़ा पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा समन, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ग्लासेस की, कि हमारी वार्डरोब के अंदर हम लोग उसको एसेंशियल बना लेते हैं गर्मियों के अंदर, कि बाहर निकलना है तो हमने गॉगल्स लगाने हैं, ग्लासेस लगानी है। क्या हमारी वार्डरोब में सर्दियों में होनी चाहिए ग्लासेस? क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्दियों में तो बल्कि मुझे लगता है ज्यादा धूप आप ले रहे होते हैं, आप लेकिन वो ये होती है ना कि छुट्टी नहीं है और हमें लगता है कि अच्छा विटामिन डी हमें मिल रहा है तो हम इजीली वो कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन यार सन ने तो जो रिएक्शन देना है आपकी स्किन के ऊपर, जो इफेक्ट करना है, वो तो गर्मी सर्दी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको तो मुझे लगता है कि स्किन केयर के लिए आपको तो सनब्लॉक भी हर वक्त लगाना है, वो तो चाहे लगाने सर्दी है चाहे essential है। गर्मी है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए वो कितनी जरूरी देखिए है? गॉगल्स बहुत जरूरी है, और वो इस तरह के आप अपने फेस शेप के हिसाब से लेना। आपको ये नहीं, आपके सामने मिरर है, like उसमें भी आपने आपको पता है लड़कियां ट्रेंड पे चली जाती हैं। ट्रेंड पे चली जाती पे है, चली इतना जाती सा मुंह होता है उसके ऊपर, इतने बड़े बड़े गॉगल्स। पर समटाइम अच्छी भी लग रही होती है। हाँ, लेकिन नहीं, इसमें फेस शेप फेस के साथ वो हाँ, लेकिन जिनके हमारे जैसे बड़े मुंह है वो क्या करें फिर? मुनीबा, हर चीज का जो है ना एक रूल है पहनने का, इवन कि ज्वेलरी का तक का रूल है। आपका नेक साइज क्या है, आपने पेंडेंट पहनना है कि आपने चोकर पहनना है कि आपने नेकलेस पहनना है, ये पूरी एक नॉलेज है। मैं कहती हूँ पूरी एक साइंस है। फैशन को बच्चों ने ना इजी ले लिया है। वो आपको देखा, मुझे देखा, उन्होंने कहा बस फॉलो करो। वो ये देखते कि आपका बॉडी का एक रूल है, आप पे वो चीज जाती है कि नहीं। एक तो ज्वेलरी है छोटी सी, इवन कि आपके इयररिंग्स, आप ये भी बड़ा बैंगल्स matter पहन करते सकते हैं। हैं कि True, नहीं, true। आप रिंग्स पहन सकते हैं और कि ये नहीं। भी है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, किस इवेंट पे जा रहे हैं, आप फॉर्मली कहीं पे जा रहे हैं, आप शादी पे जा रहे हैं, आप मीटिंग पे जा रहे हैं, ये भी बड़ा डिपेंड करता है। आप Very university good जा dressing रहे is हैं, very ये बड़ा good, वेरी very करता है good कि ये आप चीजें। किस जगह पे जा रहे हैं, उसके मुताबिक आप उसके अपनी मुताबिक आपने एक्सेसरीज भी जो है ना dress वो up पहनी हुई हूँ। अच्छा मुझे साइमा आप बताइए, क्योंकि सर्दियों का मौसम में, तो सर्दियों में एक तो शादियों का भी ये सीजन है, ऐसे ही। तो क्या ट्रेंड चल रहा है शादियों में भी? और सर्दियों में अगर सिंपल शलवार कमीज भी पहननी है तो उसमें कौन सा स्टफ हमें लेना चाहिए? स्टफ तो ये वाली बात तो ना ही करें ना। अच्छा, क्योंकि अगेन हर तरह का स्टफ जो है वो इन है, हर एक के हिसाब से जो अच्छा, जिसको ठीक पसंद है। आता है। बट ये कि कलर्स अब ये वन कलर टोन में लोग जा रहे हैं, और लॉन्ग लेंथ थोड़ी सी इन है, फ्लैपर्स थोड़े से स्ट्रेट अच्छा। कट्स में वो जो है ज़्यादा इन हो रहे हैं। लाइक एक दौर था स्लीवलेस का, इतना दौर था कि वही आपके वाली बात, जिसको नहीं भी सूट कर रहा वो भी पहन रहा है। और अब तो फुल स्लीव्स के साथ इट्स फॉर लॉन्ग टाइम इन है, ये चीज चल रही है। खुले खुले बाजू नहीं फिटिंग्स नहीं अब इन अब वो लोग बहुत loose ये है। देखें, हाँ, ये बिल्कुल, अब बिल्कुल, आपको बिल्कुल। गाइड बिल्कुल करना सही पड़ता कहा है है, लोगों को। बिल्कुल सही कहा लोग है। क्या करते हैं, नहीं मैं स्मार्ट लगूंगी, मुझे तो ना बस ऐसे लगता है जैसे मुझे सिया हुआ है, सीधे पूरा ऐसे body लगता है सिया हुआ है। पहनने के बाद पहनने stitching के बाद कराई stitching। है। और हाँ। अब तो बॉडी लूज चल रही है फिर कहते आजकल, तो नहीं बहुत फॉर्मल खूबसूरत है, लगते हैं। फॉर्मल में तो बहुत जरूरी है ना, फॉर्मल तो होता ही फिटिंग में है, बट नहीं भाई। मैंने अच्छा। अपने जैसी बड़ी अब नहीं है खवातीन वो को वाला देखा है, टाइम। अच्छी खासी बल्कि होती है, लेकिन उन्होंने बॉडी शेप के साथ स्टिच करवाई होती है। अब वो जो चीज आपने मुश्किल छुपानी होता है है वो वो सारी सम- एक्सपोज हो समझाना रही है। लोगों को। Exactly। अच्छा फैब्रिक I की बात agree पे जो with मैं you। कही थी ना, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप ये लोगों को नॉलेज दें, डिजाइनर्स का काम है, यही। ठीक है आपके वहाँ पे वैरायटी है, बट जो स्लिपरी फैब्रिक है ना, जो इस तरह का जॉर्जेट जो silk हो गया, ये है, chiffon हो सिल्क गया, है, हाँ। ये मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। ओके, हाँ, ये ठीक तो है? बात बिल्कुल जो बात कि है। वो ये एक आपको smart ना को तो स्मार्ट देखिए, लुक smart look, दिखाती है। smart स्मार्ट look करने को तो देती यार है। सब कुछ सूट कर जाता है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा very फिटिंग वाले true। कपड़े It's आजकल true। नहीं It's चल a रहे fact। हैं। हमें देखने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, जो खवातीन है जिन्होंने अब कपड़े बनाने हैं, शादियों के कपड़े भी बनाने हैं, ज्यादा फिटिंग वाले नहीं चल रहे, हाँ, आउट ऑफ बिल्कुल फैशन हो straight, चुके हैं। straight। बिल्कुल स्ट्रेट आपको इतने खूबसूरत लगते हैं, लूज, हल्के से लूज लूज फिटेड की क्या बात है, आप इतने अच्छे लगते हो उसमें, Elegant लगते हैं आप हाँ, उसके अंदर, राइट इतने इमेज खूबसूरत प्रोजेक्ट लगते हैं। करने में अगर आपने कामयाब होना है तो आप लूज फिट की तरफ चले जाएं। तो जूतों का बड़ा डिपेंड Rule करता है है। कि जूते आपने किस तरह के पहनने हैं। कपड़े तो आप अच्छे पहन लेते हैं, हाँ। जूतों पे आगे आप मार खा जाते हैं। लेकिन क्या कपड़े करना इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपके जूते कैसे किस होने तरह का चाहिए। होना चाहिए, कैसा होना देखो ना, चाहिए। ट्रेडिशनल ये जो लहंगे शेंगे इसके साथ आप कोलापुरीज और खुसे पहनते हैं, अब डिजाइनर भी साथ नहीं बैठी नहीं, हुई है। उसके साथ आपको हील वेयर करनी पड़ती है। नहीं again नहीं tall करने मैक्सी के लिए। के साथ आप हील हाँ, वेयर करते हैं, अच्छा, ठीक है। साड़ी के साथ आप हील वेयर हाँ, करते ठीक है, सही हैं, है। लेकिन ये जो आपके होते हैं ना लहंगे गरारे शरारे, इसके साथ आपको ऑप्शन एक मिल जाता है। आप लोग कहते हैं कोलापुरी अभी हम भी छोटे लग रहे
हैं, बड़े मसले हैं ये भी। मतलब जो शॉर्ट हाइट वाले हैं वो तो प्रेफर करेंगे कि हम जो है ना लेकिन आप माइयों मेहंदी के हम लोग events को अगर हील की follow लेंथ कर रहे ऐड हैं, करते हैं अपने सूट में, ठीक ये जरूरी होता है। हम ठीक पूछते है। हैं, मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि आपने चले कितने जी, इंच की हील हील पहनी लेनी है। है। ठीक चले है। जी, आज हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनको डिस्कस किया है कि जनाब हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शादियों का सीज़न आ चुका है और सर्दियां भी हैं, तो सर्दियों में क्या पहनना है, शादियों पे क्या पहनना है, और कोई इस तरह का आपने हरकत नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो डाउन हो जाए। हमारे साथ समन असद मौजूद थी। समन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और साइमा उबैदुल्ला मौजूद थी। साइमा, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आई। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।